नमस्कार मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने विकास और अभिवृद्धि के बारे में अध्ययन किया था। तो अभी विकास और अभिवृद्धि के बारे में मैंने आपको बताया था कि अभिवृद्धि तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि बाह्य होती है जबकि वह विकास आंतरिक होता है। और अभिवृद्धि के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि हमारे जो अभिवृद्धि को हम माप तोल सकते हैं, लेकिन विकास को मापा व तोला नहीं जा सकता है। विकास को मापा व तोला नहीं जा सकता है। तो हमने अभिवृद्धि के बारे में तो हमने पूरा अध्ययन कर लिया था। उसके बाद हमने विकास के सिद्धांतों का अध्ययन करना प्रारंभ किया था। तो हमने जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसका भी हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया था। निर्माण और खोज, है ना, कार्य क्रिया का अर्जन, क्रमिक विकासात्मक अवस्थाएं, है ना, जो अवस्थाएं थी वो मैंने आपको सारी बता दी थी, जैसे संवेदात्मकता, पूर्व अवस्था, मूर्त अवस्था, औपचारिक ऑपरेशंस, ये सारी अवस्थाएं मैंने आपको विस्तार पूर्वक समझाई थी। इसके बाद में ब्रूनर का सिद्धांत का अध्ययन भी हमने किया था, है ना। फिर फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का अध्ययन भी हमने किया था। तो फ्रायड एक ऐसे व्यक्ति थे एकमात्र जिन्होंने सर्वप्रथम बाल्यावस्था के अनुभव को वयस्क व्यवहार और चेतनता का आधार बताया है, तथा फ्रायड ने के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व के संबंध जो निम्नलिखित थे, उनकी मुख्य बातें जो थी वो निम्न थी। एक तो था व्यक्तित्व की संरचना। तो व्यक्तित्व की संरचना में हमने तीन भागों का अध्ययन किया था। एक तो थी अपनी इड, एक ईगो और एक सुपर ईगो थी। ठीक है, इनका अध्ययन यहाँ तक अध्ययन हम कर चुके थे। नेक्स्ट जो हमारा था वो था व्यक्तित्व विकास, जो कि हम आज अध्ययन करेंगे, जिसके बारे में अभी तो मैंने जो पीछे पढ़ाया था उसका थोड़ा सा आपको वापस से रिवीजन करवा दिया। आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। फ्रायड के अनुसार तनाव के, अब देखो इसका विकास क्या, व्यक्तित्व का विकास। फ्रायड ने क्या कहा, तनाव के 4 मुख्य स्रोतों का अनुक्रिया के फलस्वरूप व्यक्तित्व का विकास होता है। एक तो है दैहिक विवृद्धि प्रक्रिया, कुंठा, अंतर्द्वंद और आघात। ये क्या है, 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, फ्रायड के व्यक्तित्व विकास को 5 अवस्थाओं में समझाया है। मुख्य अवस्था, इस अवस्था के 2 उप अवस्थाएं होती हैं। तो इन उप अवस्थाओं के अंतर्गत 2 उप अवस्थाएं होती हैं। एक तो होती है मुख्य अवस्था। इस अवस्था की भी 2 उप अवस्थाएं होती हैं। मुख्य चूषण अवस्था यह है बालक के 8 महीने तक की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा अपनी कम शक्ति की संतुष्टि मुंह, होठ तथा जीभ के द्वारा चूसकर और निगलकर करता है। इस अवस्था में बालक का पूर्णतः इड से प्रभावित होता है तथा सुखवादी सिद्धांत से भी प्रभावित होता है। फ्रायड ने इसे संवेगात्मक आधार कहा है। मुख्य दंशन अवस्था, यह अवस्था 6 से लेकर 17 माह की अवस्था होती है। बच्चा आनंद का अनुभव इस अवस्था में काटने, चूसने के द्वारा प्राप्त करता है। इस अवस्था में नई नई आदतों को बच्चों को सिखाया जाता है ना। गुदीय निक्सन अवस्था, इस अवस्था की 2 अवस्थाएं होती हैं, 2 उप अवस्थाएं होती है। पहली होती है गुदा निष्कासन अवस्था। यह अवस्था 8 माह से 3 वर्ष तक की है। फ्रायड का विचार है कि बालक मल मूत्र त्याग कर यौन संतुष्टि करता है तथा यह अपनी नाराजगी की परिस्थितियों के विपरीत मल मूत्र त्याग कर व्यक्त करता है। गुदा अवधारणा अवस्था, यह अवस्था 1 से 4 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे को मल मूत्र रोकने में आनंद आता है। लिंग प्रधान अवस्था, यह अवस्था 3 से 7 वर्ष तक की होती है। इसमें बच्चे को लिंग का अंतर पहचान में आ जाता है। अप्रत्यक्ष अवस्था, यह अवस्था 5 से 12 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे की काम प्रक्रियाएं प्राय शांत रहती हैं, जिसका मुख्य कारण सामाजिक भय होता है। उसकी रुचि बाहर की चीजों में बढ़ने लगती है। ई है अपना ज्ञानेंद्रिय अवस्था, यह अवस्था 12 से 20 वर्ष तक की है। इसमें लड़के लड़कियां अपने गुप्तांगों को ज्ञानेंद्रियों के रूप में देखने लग जाते हैं तथा इस अवस्था में लड़के लड़कियां कहानी पढ़ने, मनगढ़ंत कहानियों को सुनने, दिवा स्वप्न और मास्टरबेशन जैसी कृत्य करने लगते हैं तथा फ्रायड ने कुछ मनोवैज्ञानिक गंदा व्यक्ति इसलिए कहते हैं कि उसने भोले भाले बच्चों में सेक्स सेटिस्फेक्शन को सिद्ध किया है। पुनर्बलन सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वे थे डोनाल्ड मिलर, और इन दोनों व्यक्तियों ने फ्रायड के व्यक्तित्व सिद्धांत में गहरा विश्वास था।
व्यक्त किया है तथा इन व्यक्तियों ने फ्रायड में अंतर्निहित सिद्धांत को भी स्वीकार किया है। अभी देखिए आगे, परंतु अंतर्नोदों को जन्मजात नहीं माना जा सकता है, बल्कि ये माना जा सकता है कि जैसे जैसे व्यक्ति विकसित होता है वह इसका अधिगम करता जाता है। उन्होंने बाल्यावस्था के अनुभवों को वयस्क व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण कारकों में स्वीकार किया है। इसके अनुसार अधिगम के 4 मुख्य अवयव हैं: अंतर्नोद, अभिप्रेरणा, संकेत, उद्दीपक तथा प्रत्युत्तर, स्वयं का व्यवहार तथा पुनर्बलन पुरस्कार। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक बंडूरा और वाल्टर्स हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल लर्निंग एंड द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में व्यक्तित्व विकास में सामाजिक अधिगम को महत्व दिया है। बंडूरा और वाल्टर्स ने लिखा है कि एक रूपकता व्यक्ति की वह प्रवृत्ति है जिसके कारण वह जीवित और संवेगात्मक मॉडलों के द्वारा व्यक्त किए जाने वाले कार्यों, अभिवृद्धियों व संवेगात्मक प्रक्रियाओं को पुनः व्यक्त करता है। बंडूरा के अनुसार एक रूपकता सामाजिक अधिगम के 3 प्रकार की सहायता है। एक तो है निरीक्षणकर्ता के नए प्रकार का व्यवहार करने के लिए बालक के उस व्यवहार को प्रबल बनाया जाता है जो उसमें विद्यमान है। बालक में पाए जाने वाले अवांछनीय व्यवहारों को रोका जा सके। लिंडग्रेन, सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया संपर्क के कारण आरंभ होती है। सामाजिक अधिगम वह में व्यक्ति दूसरों के सहयोग तथा इच्छा पूर्ति द्वारा स्वयं की इच्छा पूर्ति की आवश्यकता को व्यक्त करता है। इसमें अधिगम को एक सामाजिक परिवर्तन माना जाता है। सामाजिक अधिगम एक प्रकार की विचित्र विशेषता है तथा है कि हम कह सकते हैं कि सारे समय इसकी प्रक्रिया में व्यक्त रहते हैं, परंतु हमको इसका ज्ञान नहीं होता है कि हम कुछ सीख सकें। विकास के प्रमुख नियम देखिए कौन कौन से हैं। विकास परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है। बालक की शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का विकास परिपक्वता और अधिगम का परिणाम माना जाता है। व्यक्ति के वंशानुक्रम से संबंधित शारीरिक गुणों या क्षमता का विकास ही परिपक्वता है। गर्भकालीन अवस्था में विकास मुख्यतः परिपक्वता के कारण होता है। गर्भावस्था में जो गर्भस्थ शिशु अधिक प्रक्रियाशील होते हैं, जन्म के बाद वे विभिन्न शारीरिक कौशलों को अन्य बच्चों की अपेक्षा जल्दी सीख लेते हैं। निश्चित क्रम, शारीरिक विकास के 2 निश्चित क्रम होते हैं। एक तो है मस्तकाधोन्मुखी क्रम। इस क्रम में के अनुसार शारीरिक विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। लेटा हुआ बालक सिर को और धड़ को उठाना सीखता है। बैठकर, घसीटकर चलना तथा खड़े होने संबंधी क्रियाएं वह बाद में करता है। निकट दूर क्रम क्या है? निकट दूर क्रम में देखिए, इस क्रम के अनुसार विकास सुषुम्ना नाड़ी के पास के क्षेत्रों से पहले सुषुम्ना नाड़ी से दूर के क्षेत्रों में अपेक्षाकृत देरी से होता है। उदाहरण के लिए हाथों का विकास पहले और हाथ की उंगलियों का विकास देर में होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास की प्रक्रिया में सामान्य अनुक्रिया पहले उत्पन्न होती है और विशिष्ट अनुक्रिया बाद में उत्पन्न होती है। प्रारंभ में बच्चों को उसके हाथ, पैर और शरीर पर नियंत्रण न होने के कारण उनकी अनुक्रियाएं नियमित और नियंत्रित नहीं होती हैं, परंतु जैसे जैसे बालक का शरीर और मानसिक विकास होता है उनकी अनुक्रियाएं सामान्य से विशिष्ट हो जाती हैं। असंतुलन और संतुलन के पहलू, जिन विकास प्रतिमानों में संतुलन होता है, बालक उन प्रतिमानों की अवस्था में अपना अच्छा समायोजन कर लेता है। जिन विकास प्रतिमानों में असंतुलन पाया जाता है उनसे बालक में तनाव, असुरक्षा, अनिर्णय आदि व्यवहार संबंधी समस्याएं पाई जाती हैं। देखो, जहाँ पर बच्चे को अपन कहते हैं ना कि जहाँ प्यार मिलता है वहीं बच्चा जाता है, ठीक उसी प्रकार की ये अवस्था है कि जहाँ पर बच्चे को सेटिस्फेक्शन होता है तो वह अपनी जगह स्वयं बना लेता है, अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वह वहाँ से भागने की कोशिश करता है। अब देखो, विकास में सहसंबंध, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में सहसंबंध पाया जाता है ना, चाहे कोई भी क्षेत्र हो उसमें आपस में एक समन्वय और संबंध पाया जाता है। शारीरिक और मानसिक क्षेत्रों में होने वाले विकास में बहुत अधिक संबंध होता है।
विकास की विभिन्न गतियां। विकास की प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु भिन्न भिन्न अंगों का विकास भिन्न भिन्न गति से होता है। शारीरिक विकास की तरह मानसिक विकास की भी भिन्न भिन्न गतियां होती हैं। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। मैंने बताया था आपको, अभिवृद्धि तो क्या होती है, रुक जाती है, लेकिन विकास निरंतर चलता रहता है। गर्भाधारण के समय से लेकर मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। प्रतिमानों में अस्थिरता तथा बालक के विकास में स्थिरता देखी जाती है। विकास प्रतिमानों की वह स्थिति बालक के वंशानुक्रम और पर्यावरण के अपूर्व संयुक्तिकरण से नियंत्रित होती है। एक आयु स्तर विशेष पर जो बच्चा मंद बुद्धि होता है, वह अन्य आयु स्तर पर भी मंद बुद्धि के ही रहते हैं। व्यक्तिक विभिन्नताएं। प्रत्येक बालक के विकास प्रतिमानों का अपना व्यक्तिक स्वरूप होता है। भिन्न भिन्न बालक के विकास की गति में भिन्नता पाई जाती है। सभी बालकों में एक विशेष आयु स्तर पर विकास समान मात्रा में नहीं होता है। प्रत्येक विकास अवस्था के स्वाभाविक लक्षण होते हैं। प्रत्येक आयु वर्ग पर जो विकास प्रतिमान पाए जाते हैं, उनके अपने कुछ विशिष्ट और स्वाभाविक गुण होते हैं, जो कि आयु स्तर के विकास प्रतिमानों में नहीं पाए जाते हैं। आयु विशेष पर सभी बालक समान ढंग से व्यवहार नहीं करते हैं। विकास की विशेषताएं, है ना, विकास की विशेषताएं देखिए। विकास की विशेषताएं। विकास प्रगतिपूर्ण श्रृंखला के रूप में घटित होता है, मतलब कभी रुकता नहीं है, सतत चलता रहता है, ठीक है। विकास में क्रमिक परिवर्तन पाए जाते हैं तथा उसमें निरंतरता पाई जाती है, तथा विकास किसी भी विकास अवस्था में सामान्य नहीं होता है। क्रमिक परिवर्तन एक दूसरे से अलग न होकर जुड़े हुए होते हैं। विकास परिवर्तनों की गति भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती है तथा विकास की गति गर्भकालीन अवस्था में सर्वाधिक और परिपक्वता के बाद में मंद पड़ जाती है। यह परिवर्तन बालक के जो परिवर्तन है, यह परिवर्तन मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होते हैं, इसको याद रखें, है ना। इसमें जैसे खाली मात्रात्मक आता है तो क्या होगा, अभिवृद्धि होगी, और मात्रात्मक और गुणात्मक आता है तो क्या होगा, विकास होगा। देखिए, और जैसे मान लो कई बार ऑप्शन में पूछ लेता है कि विकास के हमको क्या बताने होते हैं, क्रम बताने होते हैं। तो विकास का यदि हमको क्रम बताना है तो हमको क्या बताएं, हम क्या बताएंगे, यदि गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होते हैं तो हम उस पर टिक लगाएंगे। और एक में मान लो आपके पास गुणात्मक होता है, एक में व होता है आपका मात्रात्मक, ए होता है गुणात्मक, और स में होता है गुणात्मक मात्रात्मक दोनों, और एक उपरोक्त सभी। इस तरह से मान लीजिए आपके पास में वो आते हैं, ऑप्शंस आते हैं, तो आपको गुणात्मक और मात्रात्मक पर ही टिक लगाना है, ठीक है, क्योंकि अभिवृद्धि के साथ साथ ही विकास होता है, ठीक है। हर लॉग के अनुसार विकास की अवस्थाएं गर्भकाल से लेकर मतलब गर्भधारण के समय से जन्म तक होती है। फिर शैशवावस्था होती है, जन्म के 14 दिनों की अवस्था। फिर बचपन होता है 2 सप्ताह के बाद से लेकर के 2 वर्ष तक का। पूर्व बाल्यावस्था होती है 3 से 6 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था होती है 6 से 14 वर्ष। वय संधि या पूर्व किशोरावस्था होती है 11 से 17 वर्ष तक। किशोरावस्था होती है 17 से 21 वर्ष तक, और प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष तक होती है, ठीक है। बाल विकास की प्रक्रिया को निम्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। गर्भकालीन अवस्था, बीजावस्था, यह गर्भधारण के 2 सप्ताह तक की अवस्था है। इस अवस्था में शिशु का आकार अंडानुमा होता है तथा भ्रूणावस्था यह 2 सप्ताह से 8 महीने तक की अवधि है तथा इस अवस्था का जीव भ्रूण कहलाता है तथा इस अवस्था में शरीर के मुख्य अंगों का निर्माण होता है। भ्रूण की बाहरी परत एक्टोडर्म कहलाती है, मध्य की परत मेसोडर्म कहलाती है, तीसरी आंतरिक परत होती है जो कि एंडोडर्म कहलाती है। गर्भावस्थ शिशु की अवस्था, यह अवस्था 8 सप्ताह से जन्म से पूर्व तक की अवस्था है। शैशवावस्था, यह जन्म से 14 दिन की अवस्था है तथा इस अवस्था में शिशु को नवजात शिशु कहते हैं, न्यू बॉर्न बेबी भी कहते हैं इसको, ठीक है। इस अवस्था का मुख्य कार्य बालक के द्वारा विभिन्न नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित करना होता है, ठीक है। इसके बाद में जो भी हमारा इसके नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे और भी अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।